तो बहुत बहुत नमस्कार सब लोगों को। आप सबका आज की इस क्लास के अंदर फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से क्लास को स्टार्ट करेंगे। वेरी वेरी गुड इवनिंग। रोज़ शाम को हमारी क्लास होती है बेटा 6 बजे, जहां पर आपको मैं रोज़ 50 MCQs सोल्व करवाता हूं। और आज भी हम हमेशा की तरह 50 MCQs को सोल्व करने का ट्राई करेंगे। राइट, तो जल्दी से सारे बच्चे क्लास के अंदर जुड़ जाइए, जिससे कि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें और ज़बरदस्त तरीके से आपकी तैयारी में चार चांद लगा सकें। ठीक है भैया, तो चलिए आगे बढ़ेंगे फटाफट। वेरी वेरी गुड इवनिंग। डेली की तरह हम लोग आज भी 50 क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। आप एक बार एक खाली पेज लेके, खाली शीट लेके 1 से लेकर 50 तक काउंटिंग कर लो। फिर आपके 50 में से कितने नंबर आएंगे वो एंड में हम लोग चेक करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके एंड में बताओ कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। जिससे कि देखो, ये ऑनलाइन क्लास है ना, तो डायरेक्ट आप लोगों से बात मैं कर नहीं पाता हूं। तो मैं चाहता हूं कि कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन रहे। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं, पहले से बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं। ठीक है भैया, तो चलिए लेट्स क्लास दिस स्टार्ट। और ये रहेगा हमारी क्लास का आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन आज की क्लास का सबसे आसान क्वेश्चन है, मैं पहले बता देता हूं। इसके बाद क्वेश्चन का लेवल आज की क्लास के अंदर बढ़ता जाएगा। तो क्या आंसर होगा इसका? मोहनजोदाड़ो कहां पे स्थित है? मोहनजोदाड़ो RD बनर्जी के द्वारा 1922 में इसकी खोज करी गई थी। और मोहनजोदाड़ो कहां पर है? राइट आंसर इज सिंध में। हड़प्पा हुआ, मोहनजोदाड़ो हुआ, ये दोनों पाकिस्तान में है और पाकिस्तान के सिंध एरिया में। राइट आंसर इज डी। अगला क्वेश्चन आइए। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैच्यू है गुजरात में, नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। यह पूछ रहे हैं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो गुजरात में है उसकी ऊंचाई कितनी है, कितना ऊंचा है? हाईएस्ट स्टैच्यू, राइट, जब बनाया गया था ये। और यह पूछ रहा है कि इसकी ऊंचाई कितनी है। 93 मीटर, 120 मीटर, 153 मीटर, 182 मीटर। राइट आंसर इज डी। 182 मीटर इज द करेक्ट आंसर। 182 मीटर इज द करेक्ट आंसर। अब देखो भैया, वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचूज, 182 मीटर पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में, 128 मीटर पे चाइना में बुद्धा टेंपल, 108 मीटर पे चाइना में दोबारा से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी 93 मीटर, द मदरलैंड रशिया 91 मीटर, क्राइस्ट ब्राजील में 38 मीटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सारे आपको पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सी ट्रीटी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को, इनमें से कौन सी ट्रीटी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में दीवानी राइट्स, यानी कि बिना टैक्स के काम करने का अधिकार, बिना टैक्स के ट्रेड करने का अधिकार मिल गया था? क्या लगता है, क्या आंसर होगा इसका? कि इनमें से कौन सी ट्रीटी के बाद दीवानी राइट्स ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गए थे? राइट आंसर इज, क्या बोलोगे? करेक्ट आंसर इज ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इज द करेक्ट आंसर। बैटल ऑफ बक्सर 1764, इलाहाबाद की ट्रीटी 1765। राइट आंसर इज सी। बहुत अच्छे। नीरज चोपड़ा इन चारों में से किस खेल से जुड़े हुए हैं? नीरज चोपड़ा इन चारों में से किस खेल के अंदर जुड़े हुए हैं? ए, बी, सी या डी? नीरज चोपड़ा जी जेवलिन थ्रो से जुड़े हुए प्लेयर हैं, भाला फेंकने का इनका स्पोर्ट है। तो राइट आंसर इज जेवलिन थ्रो इज द करेक्ट आंसर। राइट आंसर इज जेवलिन थ्रो इज द करेक्ट आंसर। ये हमारे नीरज चोपड़ा साहब है। ठीक है, और यहां पर इनके बारे में कुछ हम पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। 2018 में जकार्ता में इन्होंने एशियाई गेम्स में अपना पहला गोल्ड मेडल जीता था। कहां पर? एशियन गेम्स में इन्होंने अपना पहला गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, फिर उसके बाद 2018 में ऑस्ट्रेलिया में गोल्ड कोस्ट में इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में, किसमें? इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में भाला फेंककर फिर से गोल्ड जीता, चैंपियन बने। 7 अगस्त 2021 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले एथलीट बने, स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत की तरफ से पहले एथलीट बने। तो इनको क्या बोला जाता है? इनको भारत का गोल्डन बॉय बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इनको भारत का गोल्डन बॉय बोला जाता है। ध्यान रखेंगे इस बात को भी।
चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आइए। कर्मा पर्व या कर्मा फेस्टिवल, आज की क्लास की प्लानिंग क्या है उसकी बात कर लेते हैं एक बार। हमारे शुरू के जो 30 क्वेश्चंस हैं वो आपके मिक्स क्वेश्चन है। उसके बाद जो नेक्स्ट 10 क्वेश्चन है वो आपकी हॉकी की नॉलेज यानी कि हॉकी की जीके चेक करने के लिए। लास्ट के 10 क्वेश्चंस आपके नेशनल पार्क्स को लेकर क्वेश्चन है। तो आज की क्लास की प्लानिंग में 30 क्वेश्चन मिक्स रहेंगे शुरू के, उसके बाद 10 क्वेश्चन आपके हॉकी से जीके देखी जाएगी आपकी कि हॉकी के बारे में कितना पता है आपको। लास्ट में 10 क्वेश्चन रहेंगे आपके नेशनल पार्क को लेके। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सर? इस क्वेश्चन का आंसर है झारखंड। झारखंड में कर्मा फेस्टिवल मनाया जाता है। राइट आंसर इज बी। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आइए। स्प्रिंगिंग टाइगर अ स्टडी ऑफ रेवोल्यूशनरी, ये एक बुक का नाम है। यह कह रहा है कि यह बुक इन चारों में से किसकी बायोग्राफी है? यह कह रहा है कि यह बुक इन चारों में से किसकी बायोग्राफी है? स्प्रिंगिंग टाइगर अ स्टडी ऑफ रेवोल्यूशनरी किसकी बायोलॉजी है, मतलब किसकी आपकी बायोग्राफी है? राइट आंसर इज सुभाष चंद्र बोस, नेताजी की। राइट आंसर इज सी, सुभाष चंद्र बोस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आइए। देखो भाई, ये बुक है हमारी, ये सुभाष चंद्र बोस जी की फोटो यहां पे लगी हुई है कि सुभाष चंद्र बोस द स्प्रिंगिंग टाइगर। अगर एग्जाम में आ जाए कि ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, कि अगर ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ह्यूज टोये के द्वारा। किसके द्वारा? ह्यूज टोये के द्वारा। ये इसके लेखक हैं, ये इसके राइटर हैं, ध्यान रखेंगे इस बात को भी। अगला क्वेश्चन आइए, 7th क्वेश्चन हमारा। संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 1945 में करी गई थी। ठीक है, इन चारों में से यूनाइटेड नेशन का जो एम्बलम है, यूनाइटेड नेशन का जो लोगो है, इन चारों में से उनका लोगो किससे आप लोग एसोसिएट कर सकते हैं? किससे आप लोग एसोसिएट कर सकते हैं? इस प्रकार का इनका एक लोगो है, इस प्रकार का इनका एक मेरे भाई लोगो है। ठीक है, बीच में यहां पर आपका वर्ल्ड मैप बना हुआ है। तो ये यहां पर आपको ओलिव लीव्स यानी कि जैतून की पत्तियां। राइट आंसर इज डी। राइट आंसर इज डी। लेकिन मुद्दा यहां पे खत्म नहीं हो जाएगा, मुद्दा आगे तक चलेगा और हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे जो एग्जाम में आता है। यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 के अंदर करी गई थी। यूनाइटेड नेशन का ऑब्जेक्टिव है इंटरनेशनल पीस या ऐसा बोलो कि ग्लोबल पीस, इंटरनेशनल पीस या ग्लोबल पीस, अंतरराष्ट्रीय शांति फैलाना। यूएन का हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। यूनाइटेड नेशन के इस समय सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरस किसके? यूनाइटेड नेशंस के क्या है मेरे भाई? सेक्रेटरी जनरल है। एक एक्स्ट्रा बात समझा रहा हूं आपको मैं, उसको जरा समझ लेना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर वर्ल्ड वॉर 1 की बात करता हूं तो 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ था और 1919 में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना करी गई थी। वर्ल्ड वॉर 2 आपका ऑलमोस्ट 1944 में खत्म हो गया था और फिर 1945 में यूनाइटेड नेशंस की स्थापना करी गई थी। इन दोनों का काम क्या है? इन दोनों का ही काम है विश्व शांति को या ग्लोबल पीस को प्रमोट करना। किसको? विश्व शांति को या ग्लोबल पीस को प्रमोट करना। ध्यान रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो भूलना नहीं है। समझ गए? चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आइए। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसकी? सत्य शोधक समाज की स्थापना इन चारों में से किसके द्वारा करी गई है? वेरी गुड। मैं देख रहा हूं और यह बात समझ भी रहा हूं कि जैसे हमने क्लास स्टार्ट करी है तो जो मैंने टॉप 50 हमारी जो क्लास हमने स्टार्ट करी थी उस टॉप 50 क्लास का आज 45वीं क्लास है। ठीक है, यानी कि रोज हम 50 क्वेश्चन करते हैं और 45 क्लासेस इस टॉप 50 सीरीज की हमारी हो चुकी हैं। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई भी करूं, ठीक है, तो कम से कम इस क्लास के अंदर हम 2000 क्वेश्चन 2000 से लेकर
2250 क्वेश्चन के आसपास आप मेरे साथ लास्ट 1.5 महीने में सोल्व कर चुके हो। 50 क्वेश्चन रोज करते हैं, 45 क्लासेस हो चुकी हैं, कुछ क्लास में हमने 100 क्वेश्चन भी करे हैं, तो लगभग 2200-2300 क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग यहां पर कर चुके हैं। आंसर क्या होगा? ज्योतिबा राय फूले इज द करेक्ट आंसर। ज्योतिबा राय फूले इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आइए, 9वां क्वेश्चन। एक एंजाइम होता है हमारी बॉडी में जिसका नाम होता है लाइपेज, जिसका नाम होता है लाइपेज। लाइपेज एंजाइम का काम होता है कि जो हमने खाना खाया है, जो भी खाना हम लोगों ने खाया है, उस खाने को पचाने में, उस खाने को पचाने में ये लाइपेज एंजाइम हमारी हेल्प करता है। ये कहता है कि ये लाइपेज एंजाइम इन चारों में से किसके द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है या इसका निर्माण किया जाता है? क्या लगता है आपको? पैंक्रियाज, सलाइवरी ग्लैंड, लंग या लीवर? राइट आंसर इज पैंक्रियाज। राइट आंसर इज डी, पैंक्रियाज इज द करेक्ट आंसर। देखो भैया, ये हमारी इनर बॉडी है, दिस इज आर गोल ब्लैडर, दिस इज आर बाइल गट, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहां पे ये हमारा यहां पर पैंक्रियाज है, ये आपका जो ये पीले से रंग का, दिस इज पैंक्रियाज। यहां पर हमारा ये एंजाइम बनाया जाता है, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो पैंक्रियाज एक प्राइमरी ऑर्गन है जो लाइपेज नाम का एंजाइम प्रोड्यूस करता है, जिसका काम होता है हमारे खाने को पचाना। समझ गए? ध्यान रखेंगे बात को। अगला क्वेश्चन आइए। अब ये क्वेश्चन आपके करंट अफेयर का आ गया है, यानी कि आपका ये क्वेश्चन न्यूज का आ गया है। अभी रिसेंटली यूनेस्को ने एक इंडियन टेंपल को एक अवार्ड दिया है। उस अवार्ड का नाम है अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन फॉर इट्स कंजर्वेशन। यूनेस्को ने किस भारतीय मंदिर को उसके संरक्षण के लिए 2023 में एक अवार्ड दिया है? अब आपने मुझे बताना है कि इनमें से किस मंदिर को अवार्ड मिला है, ए बी सी या डी। अब किसी को अगर तो भाई मतलब अगर पता है तो करंट अफेयर का तो आंसर दे दोगे। राइट आंसर इज अभत साहेश्वर मंदिर इज द करेक्ट आंसर। अभत साहेश्वर मंदिर इज द करेक्ट आंसर। राइट आंसर इज ए। देखो यहां पर लिखा हुआ है, यह हमारा मंदिर की बिल्डिंग है, अभत साहेश्वर मंदिर हमारा ये वाला। तो अभत साहेश्वर मंदिर जो कि यूनेस्को के द्वारा चूज किया गया है कंजर्वेशन के लिए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि यह मंदिर कहां पे है, तो यह मंदिर तंजावर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में है। यह मंदिर तंजावर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर को चोल साम्राज्य के द्वारा बनाया गया था और राजा विक्रम चोल के द्वारा और कोलुथुंगा चोल के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। सर ये सब क्यों बता रहे हो? क्योंकि भाई आपके जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो हो सकता है कि एग्जैक्ट आपसे ये टॉपिक क्वेश्चन ये बात ना पूछे, लेकिन मंदिर से जुड़े हुए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स पूछ ले। समझ गए? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। पैडी यानी कि चावल, जूट यानी कि जूट। ये कह रहा है कि पैडी और जूट, धान और जूट की जो खेती है, इन चारों में से कौन से क्लाइमेट में या इनमें से कौन सी जलवायु के अंदर करी जाती है? बताइए जरा क्या आंसर होगा। पीडीएफ ऑफ दिस सेशन प्लीज। ठीक है, ठीक है शाम, डन। तो आप लोगों के साथ मैं एक बात शेयर भी करना चाहता हूं। अभी हमारी पूरी कंपनी में जैसे बहुत सारे वर्टिकल हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, उसमें एसएससी, रेलवे, बैंक, सीयूईटी, जुडिशरी, यूपीएससी, अलग अलग टीचर्स अलग अलग टीम पढ़ाते हैं। तो सारी वर्टिकल्स का एक रिव्यू किया गया कि कौन कितना बढ़िया काम कर रहा है। तो उसमें से 2-4 वर्टिकल्स को अवार्ड दिया गया। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि हमारे रेलवे अड्डा के चैनल को भी आप लोगों के प्यार की वजह से, आप लोगों की मेहनत की वजह से हमें यह अवार्ड मिला है। तो मैं ये अवार्ड आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, क्योंकि ये अवार्ड हमारे लिए तो है, लेकिन कहीं ना कहीं ये अवार्ड आपके लिए भी है। सो आप सबको भी मैनी कांग्रेचुलेशंस कि आप लोगों की मेहनत से, आप लोगों के प्यार से हमें ये अवार्ड मिला। तो ये मतलब मैं बस एक इमोशनल होके आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं कि आज ये अवार्ड मैंने रिसीव किया था। हमारी टीम ने, मैं था, पवन सर थे, हमारे कुछ मैनेजर्स थे। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये अवार्ड हमारे बच्चों का है,
तो आप सबको भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारकें। जैसे आप लोग मेहनत कर रहे हो वैसे मेहनत करते रहो, और जैसे जब अवार्ड मिलते हैं यार बहुत अच्छा लगता है। मैं भी चाहता हूं कि आप लोग मेहनत करें और आपको भी नौकरी मिले, और आपको भी ऐसे अवार्ड्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर आपको नौकरी लगे आपको वहां पर जरूर मिले। तो हिप हिप हुर्रे, ये आप मेरी खुशी के साथ साथ आपकी खुशी भी है, राइट। चलो, तो आई वुड जस्ट वांट टू लाइक शेयर दिस अचीवमेंट विद ऑल ऑफ यू कि हमने ये अचीव किया है, मेहनत करके, रोज मेहनत करते हैं, तो ये हमारे साथ साथ आपकी जीत भी है, ठीक है ना। तो ऐसे ही साथ लगे रहेंगे और एक दूसरे की लाइफ को और अच्छा करने का ट्राई करते रहेंगे, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? राइट आंसर इज ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट इज द करेक्ट आंसर। देखो, अगर आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा चावल की और जूट की खेती, सबसे ज्यादा चावल की और जूट की खेती कहां पे होती है, तो सबसे ज्यादा चावल और जूट की खेती होती है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में हमें वेट क्लाइमेट पाया जाता है। तो राइट आंसर इज ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट इज द करेक्ट आंसर। राइट आंसर इज डी। बहुत अच्छे, अगला क्वेश्चन। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों को। मैं तो आपको क्लियरली बता रहा हूं कि हमारी अचीवमेंट ज्यादा या आपकी अचीवमेंट है ना। हाँ जी, 1971 का जब भारत पाकिस्तान का वॉर हुआ, 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, तो उस युद्ध में भारत का डिफेंस मिनिस्टर कौन था? हम पढ़ते हैं हमेशा कि उस समय भारत का पीएम कौन था, भारत का प्रेसिडेंट कौन था। यह पूछ रहे हैं कि उस समय भारत का रक्षा मंत्रालय किसके अंडर आता था। राइट आंसर इज जगजीवन राम इज द करेक्ट आंसर। जगजीवन राम, राइट आंसर इज डी। 1971 वॉर के अकॉर्डिंग जो जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं हम यहां पर सारे कवर कर लेते हैं एक बार। कि भारत की पीएम थी उस समय इंदिरा गांधी, भारत के राष्ट्रपति थे वीवी गिरी साहब, भारत के आर्मी के चीफ थे सैम मानेकशॉ साहब, और डिफेंस मिनिस्टर थे जगजीवन राम। ये तो इंडिया की साइड का हो गया। अगर पाकिस्तान का पूछूं तो पाकिस्तान के पीएम नूरुल अमीन, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट याया खान, पाकिस्तान के आर्मी चीफ टिक्का खान, और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर जुल्फिकर अली भुट्टो। जुल्फिकर अली भुट्टो। तो ये इंडिया की साइड थी, ये पाकिस्तान की साइड थी। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आपको बता रहा हूं मैं, ठीक है भैया। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आइए। कोशिश करता हूं कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपको मैं क्वेश्चन के साथ दे पाऊं, कि जो क्वेश्चन मैंने कराया है वो तो आ जाए तो सही कर ही दोगे आप, लेकिन उसके एक्स्ट्रा भी आप लोग सही कर दो, है ना। ये मेरी इच्छा रहती है हमारी इस पूरी प्रॉपर क्लास को लेके, और मैं सबसे ज्यादा मेरी इसी क्लास के लिए मेहनत कर रहा हूं आजकल। पता नहीं आप लोगों से ऐसा क्या दिल मिल गया है, क्या हमारा प्यार हो गया है ऐसा कि इस क्लास के अंदर मेहनत अलग लेवल पे ही चल रही है ना। हाँ जी, क्या आंसर है इसका? गांधी की जो फिल्म बनाई गई, उस फिल्म के निर्माता कौन थे, या फिल्म का, मूवी का निर्माण किसने किया? राइट आंसर इज रिचर्ड एटनबरो इज द करेक्ट आंसर। राइट आंसर इज सी, रिचर्ड एटनबरो इज द करेक्ट आंसर। यहां पर हमारा सी बेटा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे 14th क्वेश्चन की। इनमें से कौन सी दो कंट्री के बीच में इंदिरा नाम की मिलिट्री एक्सरसाइज कराई जाती है? इनमें से कौन सी दो कंट्री के बीच में इंदिरा नाम की मिलिट्री एक्सरसाइज कराई जाती है? बस यही क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है ना। यह हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं। तो राइट आंसर इज इंडिया और रशिया के बीच में इंदिरा एक्सरसाइज कराई जाती है। अगर याद नहीं रहे देख लेना, इसको क्यों नाम रखा है इसका इंदिरा। इंदिरा में इंड से है इंडिया, इंदिरा में इंद से है इंडिया, और रा से है रशिया, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। तो राइट आंसर इज डी। अब देखो, जो मैं कराता हूं वो तो आएगा, मैं ये बात मानता हूं अच्छे से, और मेरी भगवान से ये रिक्वेस्ट भी है कि जो पढ़ा रहा हूं वो आए, लेकिन उसके अलावा और भी आएगा। तो संप्रीति एक्सरसाइज इंडिया बांग्लादेश के बीच में, मित्रा एक्सरसाइज इंडिया श्रीलंका के बीच में, मैत्री एक्सरसाइज इंडिया थाईलैंड के बीच में, वज्र प्रहार इंडिया यूएस, युद्ध अभ्यास इंडिया यूएस, नोमैडिक एलिफेंट इंडिया और मंगोलिया के बीच में, गरुड़ शक्ति इंडिया इंडोनेशिया के बीच में, इंद्र युद्ध अभ्यास इंडिया रशिया, यही क्वेश्चन था, कोरपैट इंडिया थाईलैंड, शक्ति एक्सरसाइज इंडिया फ्रांस, सिम्बेक्स इंडिया सिंगापुर, सूर्य किरण इंडिया नेपाल,
धर्म गार्जियन इंडिया जापान, शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस दोबारा से, ये दोनों बार हो गए, कोई बात नहीं। मुझे यह लगता है काफी सारे एग्जाम्स लास्ट के देखते हुए कि इनमें से, इनसे बाहर कोई भी मिलिट्री एक्सरसाइज आपके एग्जाम में नहीं आ रही है। तो मैं चाहता हूं कि आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, मैं चाहता हूं कि आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें, क्योंकि इसके अलावा इसके बाहर कोई मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं आएगी। समझ गए? चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आइए। जब भारत देश आजाद हो गया तो भारत देश के आजाद होने के बाद गवर्नर जनरल की पोस्ट को किसने संभाला? सर क्या बोल रहे हो आप, ये है ना सर, आप ये क्या बोल रहे हो? भारत के आजाद होने के बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट क्यों बनाई जाएगी? आओ मैं तुम्हें एक चीज सिखाता हूं आज, और इस बात को कोई भूलना मत। पहले पोस्ट थी गवर्नर ऑफ बंगाल, पहले ये पोस्ट थी, फिर पोस्ट थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, फिर पोस्ट थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फिर पोस्ट बनाई गई वाइसरॉय। ये सारी पोस्ट बनाई गई बिफोर इंडिपेंडेंस, यानी कि आजादी से पहले। ये सारी पोस्ट बनाई गई बेटा कब? ये बनाई गई आजादी से पहले। आजादी के बाद पोस्ट बनाई गई दोबारा से आजाद होने के बाद, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यह आपकी आजादी के बाद का मुद्दा है। तो आजादी के बाद इस पोस्ट को पहली बार संभाला माउंटबेटन ने, पहले संभाला माउंटबेटन ने, और जब माउंटबेटन चले गए तो संभाला सी राजगोपालाचारी ने, तो संभाला राजगोपालाचारी जी ने। तो सी राजगोपालाचारी जी इकलौते भारतीय हैं जिन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट को संभाला है, लेकिन आजादी के बाद इस पोस्ट को पहली बार माउंटबेटन ने संभाला था। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर मेरा यहां पर क्या होगा? राइट आंसर इज माउंटबेटन इज द करेक्ट आंसर। राइट आंसर इज माउंटबेटन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, डीआरडीओ की स्थापना कब होती है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हां जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं हमारे शीतल, हमारी यहां पे छोटी बहन है, कि लास्ट के अंदर भी माउंटबेटन थे और इसीलिए आजादी के बाद उन्हीं को यह पद मिला। कोई इसमें लॉजिक नहीं है, यही मुद्दा सीधा सीधा। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में होती है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। राइट आंसर इज 1958। मुखौटा किस राज्य का नृत्य है? देखो डांस वगैरह की क्लासेस मैं आपकी ऑलरेडी कर चुका हूं, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्लान कर रहा हूं आप लोगों के लिए कि हम एक वन टॉपिक सीरीज हमने पहले स्टार्ट करी थी, मैं वन टॉपिक सीरीज दोबारा से आप लोगों के लिए स्टार्ट करना चाहता हूं, जहां पर मैं आपको स्टैटिक जीके के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाऊंगा, जहां मैं आपको स्टैटिक जीके के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाऊंगा। मुखौटा डांस अरुणाचल प्रदेश को बिलोंग करता है, मुखौटा डांस अरुणाचल प्रदेश को बिलोंग करता है, समझ गए। मुखौटा नृत्य अरुणाचल प्रदेश की गालो जनजाति के द्वारा, यानी कि गालो ट्राइब के द्वारा, गालो ट्राइब जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर पाई जाती है, इनके द्वारा ये जो आपका मुखौटा नृत्य है, क्या बेटा, जो मुखौटा डांस है वो परफॉर्म किया जाता है। समझ गए? गुड, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, केरल में एक जगह है थुम्बा, केरला में एक जगह है थुम्बा, थुम्बा इन चारों में से किसके लिए फेमस है? क्या थुम्बा एक बैकवाटर यानी कि क्रीक, एक आयुर्वेदिक सेंटर है, एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है, या फिर यहां पर चाय के बागान, टी गार्डन पाए जाते हैं? थुम्बा और श्रीहरिकोटा दोनों ही बेटा क्या है? दोनों ही हमारे यहां पर रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन हैं। तो राइट आंसर इज थुम्बा इज अ रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, थुम्बा इज अ रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। समझ गए? राइट आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन आइए 19th क्वेश्चन, 15वीं जनगणना जो कि 2011 में करवाई गई थी, 15वीं जनगणना जो कि 2011 में करवाई गई थी, उस जनगणना का नारा क्या था? देखो सबसे पहले 1872 में जनगणना को स्टार्ट किया गया, जब भारत का वॉइसरॉय था वॉइसरॉय मेयो, ठीक है।
लेकिन ये वाली फेल हो गई थी। क्या हो गई थी? ये वाली फेल हो गई थी। फिर 1881 में 10 वर्षीय 1881 में 10 वर्षीय जनगणना को स्टार्ट कराया गया। उस समय के वॉइसरॉय थे वॉइसरॉय रिपन, ठीक है। फिर उसके बाद 1891 में, फिर 1901 में, फिर 1911 में, फिर 1921 में, फिर 1931 में, फिर 1941 में। उसके बाद नंबर आता है आजादी के बाद का कि 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001 और 2011 के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 2011 की जो जनगणना है या 2011 का जो सेंसस है वो 15वें नंबर की या 15th नंबर की जनगणना है या 15वें नंबर की सेंसस है, ठीक है। लेकिन आजादी के बाद ये 7वें नंबर की सेंसस है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, कि आफ्टर आजादी या आपकी 7वें नंबर की जनगणना है। ये सारे कॉन्सेप्ट आई एम श्योर कि आप लोगों को पता होगा, लेकिन आपने इन लोगों की चीजों को नहीं भूलना, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अगर कोई पूछे कि 10 वर्षीय जनगणना कब स्टार्ट करी गई, तो बेटा 10 वर्षीय जनगणना 1881 में स्टार्ट करी गई थी। ये सारी बात ध्यान रखेंगे आप। और हमारा इसका लोगो क्या है? आर सेंसस आर फ्यूचर, कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आइए। विश्व पृथ्वी दिवस यानी कि वर्ल्ड अर्थ डे, जहां पर अर्थ के रिसोर्सेस को सेव करने के लिए, जहां पर अर्थ की चीजों को सेव करने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए, है ना भैया? तो जरा बताइए मुझे एक बार कि इसका आंसर क्या होगा। सर 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे यानी कि विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर इज डी। सर प्लीज आप ये बता सकते हो कि आप जो ये डेली जीएस की पीपीटी कहां पोस्ट करते हो? डेली 6 बजे पढ़ते तो हैं, प्लीज सर गाइड मी, ठीक है। मुझे लास्ट कुछ दिनों से काफी ज्यादा ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे बच्चे मुझसे एक बात से काफी नाराज हैं कि मैं बच्चों को रेगुलरली पीडीएफ नहीं दे पा रहा। मैं बच्चों को रेगुलरली क्लास की पीडीएफ नहीं दे पा रहा, ठीक है। तो आप में से किस किस को यह इच्छा है कि आपको मैं रेगुलरली पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया करूं? एक बार सारे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो कि पीडीएफ, तो मुझे लग जाएगा कि भैया पीडीएफ की किस किस बच्चों को जरूरत है। जरा बताइए मुझे एक बार। इसका आंसर 22 अप्रैल हो गया। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो एक बार सारे के सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में पीडीएफ लिख दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे प्यारे भाई, हमारी प्यारी छोटी बहनें मुझसे किसी बात से नाराज रहें। अगर आप मुझसे नाराज हो तो मैं आज आपको ये वादा करता हूं और आज मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूं, ठीक है। बहुत सीधी बात है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, बिल्कुल क्लियरली बोल रहा हूं आपको मैं कि आज हमारी डेट है, मैं बिल्कुल क्लास में लाइव खड़े होकर बोल रहा हूं, आज हमारी डेट है 12 दिसंबर 2024। आज के बाद एक भी दिन ऐसा नहीं होगा कि जब आपको पीडीएफ नहीं मिलेगी। 12 दिसंबर 2024 के बाद आपको डेली पीडीएफ मिलेगी। यह मेरा आप लोगों से वादा है, यह मेरा आप लोगों से वादा है, ठीक है। और इससे पहले जो क्लास हो चुकी हैं उनकी पीडीएफ को मैं कंपाइल करवा के आपको एक सिंगल पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। यह मेरा वादा है आपसे कि 12 दिसंबर 2024 के बाद आप कभी भी पीडीएफ को लेकर आपको स्ट्रेस नहीं रहेगा और आपको डेली एवरी डे आपको पीडीएफ मिलेगी। डन? आप खुश? चलो, इसके बाद हमारा 21st क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यह रहा। अभी रिसेंटली, मतलब यह क्वेश्चन हमारा करंट अफेयर का है, यह क्वेश्चन हमारा भाई न्यूज का है, ठीक है, राइट। तो आपने मुझे यह बताना है, बताऊंगा पीडीएफ कहां मिलेगी, पहले क्लास कर लेते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड, एक नया एआई मॉडल, एक नई एआई की एप्लीकेशन लॉन्च करी गई है जिस मॉडल का नाम है जेनकास्ट। यह पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सी कंपनी के द्वारा यह नया मॉडल लॉन्च किया गया है। और मेरे वादे पर आपको थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। जब आपको मैं रोज पीडीएफ दूंगा तो थैंक यू बोलना। वादा तो कोई भी कर देता है,
वादे पर थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। जब पीडीएफ मिलेगी आने वाले नेक्स्ट 10 दिन तक तो मेरे को थैंक यू बोलना, ठीक है। क्या आंसर होगा इसका? राइट आंसर इज सी, गूगल इज द करेक्ट आंसर। राइट आंसर इज सी, गूगल इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आइए। जेनकास्ट एक तरीके का एआई मॉडल है। एआई की फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। इस मॉडल में एक्सट्रीम कंडीशंस को पहले ही प्रिडिक्ट करने के लिए यह बनाया गया है। गूगल ने इसका निर्माण किया है। पीएम पोषण स्कीम, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण स्कीम, इन चारों में से कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है? इन चारों में से कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है ना भैया? क्या आंसर होगा इसका? राइट आंसर इज शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज द करेक्ट आंसर। राइट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक इनिशिएटिव है और यह कोई नई स्कीम नहीं है। पहले इस स्कीम का नाम था मिड डे मील स्कीम। पहले इस स्कीम का नाम था मिड डे मील स्कीम, जिस स्कीम का नाम चेंज करके पीएम पोषण स्कीम कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन आइए। हनुक्का एक फेस्टिवल है। हनुक्का एक फेस्टिवल है जो दिसंबर के अंदर मनाया जाता है। हनुक्का इज अ फेस्टिवल जिसको हम दिसंबर में सेलिब्रेट करते हैं। यह कहता है कि इन चारों में से कौन से धर्म के द्वारा यह सेलिब्रेट किया जाता है? राइट आंसर इज जैविश, ज्यूस के द्वारा। जो यहूदी धर्म को फॉलो करते हैं, जो जैश लोग हैं, जूइश लोग हैं, जो उनके द्वारा किया जाता है। राइट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन आइए बेटा नेक्स्ट। भारत के अंतिम मुगल सम्राट का नाम बताइए। इन चारों में से भारत के अंतिम मुगल सम्राट का नाम क्या है? बोलो भैया क्या आंसर होगा? आपको आइडिया है कुछ कि भारत में मुगल शासन कब स्टार्ट किया गया? 1526 में बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की शुरुआत करी गई और 1857 तक मुगल शासन भारत में देखा गया और आखिरी थे, हां जी क्या बोलोगे, ए बी सी या डी? क्या बोलना चाहोगे? ए बी सी या डी? 24th का डी करेक्ट है, इनमें से कोई भी नहीं है। क्यों? बहादुर शाह जफर सेकंड। राइट आंसर इज डी। अगला क्वेश्चन आइए। छत्तीसगढ़ इनमें से कौन से राज्य के साथ अपनी सीमा को शेयर नहीं करता? छत्तीसगढ़ कौन से राज्य के साथ अपनी सीमा को शेयर नहीं करता? देखो बहुत सिंपल सा पॉइंट बताया हूं मैं। छत्तीसगढ़ यूपी के साथ भी करेगा, एमपी के साथ भी करेगा और तेलंगाना के साथ भी करेगा। वेस्ट बंगाल का और छत्तीसगढ़ का मिलन नहीं होता। तो राइट आंसर इज ए। ऐसे क्वेश्चंस हम सिर्फ करके आगे नहीं बढ़ते बेटा, हम ऐसे क्वेश्चंस में 100% हम इसका मैप जरूर देखते हैं कि बच्चों को ऐसा नहीं लगे कि सर ने मैप नहीं दिखाया। तो पता कैसे लगेगा? बिल्कुल ठीक है बच्चे, आपको यह पता करना भी चाहिए। देख ये छत्तीसगढ़ है, यहां पे छत्तीसगढ़ उड़ीसा को भी टच कर रहा है, छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश को भी टच कर रहा है, छत्तीसगढ़ तेलंगाना को भी टच कर रहा है, छत्तीसगढ़ एमपी, महाराष्ट्र और झारखंड को भी टच कर रहा है। लेकिन वेस्ट बंगाल से इसका कोई लेना देना नहीं है। राइट है, तो राइट आंसर इज ए, वेस्ट बंगाल इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आइए भैया नेक्स्ट। ये जो आपके सामने नटराज शिव की मूर्ति है, ये जो आपके सामने नटराज शिव की मूर्ति है, मेरा क्वेश्चन आपसे सिंपली सिर्फ इतना सा है कि इन चारों में से किस साम्राज्य को आप श्रेय देंगे इस नटराज की मूर्ति को बनाने का? इस नटराज की मूर्ति को बनाने का श्रेय इन चारों में से किसको दिया जाएगा? सर चोला एम्पायर को दिया जाएगा। राइट आंसर इज ए, चोला एम्पायर। नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा को चोल वंश से संबंधित बताया जाता है। राइट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन से राज्य का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है? अगर इसका आंसर गलत दिया तो समझ लो कि तैयारी में कमी नहीं है, कमी की ऐसे पूरा बंडल बना हुआ है ना। क्योंकि भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? लार्जेस्ट स्टेट राजस्थान। राजस्थान सबसे बड़ा। सबसे छोटा कौन सा है? गोवा। सबसे ज्यादा जनसंख्या
सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पाई जाती है? यूपी में। सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में। समझ गए? तो राइट आंसर इज बी, राजस्थान। अगला क्वेश्चन आइए। इनमें से कौन सा राज्य है जिसको 3 जगह से बांग्लादेश ने घेरा हुआ है? देखो, ये राज्य कुछ इस प्रकार से राज्य है, ये वाला, ठीक है। इसके यहां बांग्लादेश, इसके यहां बांग्लादेश और इसके यहां बांग्लादेश। यहां पर एक ऐसा राज्य है बेटा जिसको 3 एरिया से बांग्लादेश ने घेरा हुआ है। त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड। राइट आंसर इज ए, त्रिपुरा इज द करेक्ट आंसर। देख भाई, ये मैप है, यहां पर हमारा ये त्रिपुरा है, ये इस तरफ बांग्लादेश, इस तरफ बांग्लादेश और इस तरफ भी बांग्लादेश। समझ गए? चलो नेक्स्ट। कलिंग अवार्ड, कलिंग अवार्ड इन चारों में से किस फील्ड में दिया जाता है? कलिंग अवार्ड इन चारों में से किस फील्ड में दिया जाता है? सर, विज्ञान के संचार के लिए, साइंटिफिक कम्युनिकेशन के लिए, कि आम जनता में साइंस को फैलाने के लिए यह कलिंग अवार्ड दिया जाता है। राइट आंसर इज ए। करेक्ट आंसर इज ए। देखो, यूनेस्को के द्वारा यह कलिंग प्राइज दिया जाता है साइंस को आम जनता में पॉपुलराइज करने के लिए, या साइंस को आम जनता में लोकप्रिय करने के लिए यूनेस्को के द्वारा यह कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन। रेड रेवोल्यूशन यानी कि लाल क्रांति, रेड रेवोल्यूशन यानी कि लाल क्रांति, इन चारों में से किससे रिलेट कर सकते हो आप? भैया, एग प्रोडक्शन, मैं सिल्वर रेवोल्यूशन की बात करूंगा एग के लिए, ठीक है। जूट प्रोडक्शन, गोल्डन फाइबर की बात करूंगा कि गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन की बात करूंगा। कॉटन प्रोडक्शन के लिए सिल्वर फाइबर, सिल्वर फाइबर कॉटन के लिए। और टमाटर और मांस यानी कि रेड रेवोल्यूशन, टमाटर और मांस यानी कि रेड रेवोल्यूशन। समझ गए? तो करेक्ट आंसर इज डी। करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है भैया, हमारी क्लास का पहला पार्ट खत्म हो चुका है। पहले पार्ट में हमने 30 एमसीक्यूज सोल्व करे हैं। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन हमारे हॉकी की जीके को लेकर हैं और लास्ट 10 क्वेश्चन हमारे नेशनल पार्क को लेके हैं। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन हॉकी को लेके और उसके बाद 10 क्वेश्चन नेशनल पार्क को लेकर हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे। एक बार सारे बच्चे मेरे सामने मेरे कहने पर क्लास को सारे के सारे बच्चे एक बार लाइक कर दो। एक बार सारे के सारे बच्चे क्लास को लाइक कर दो। क्लास के चलते हुए लाइव देख रहे हो, रिकॉर्डिंग देख रहे हो, बेटा आपकी मर्जी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार सारे के सारे बच्चे हमारी इस क्लास को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सब्सक्राइब करेंगे, जैसे मुझे ये अवार्ड मिला है आज हमारे रेलवे अड्डा की टीम को। इस अवार्ड को मैंने और पवन सर ने रिसीव किया है। ये इसीलिए मिला है क्योंकि आप लोगों का प्यार है। तो मैं चाहता हूं कि आप हमें आज और प्यार दिखाएं और जितने बच्चे क्लास में हैं, जो नए बच्चे हैं, सारे के सारे बच्चे बेटा एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। चलो, इसके बाद पहला क्वेश्चन, मतलब 31st क्वेश्चन हमारा, लेकिन पहला क्वेश्चन हमारी हॉकी की नॉलेज को लेकर होगा। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज दी हॉकी का जादूगर? ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। राइट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन से साल में हॉकी ने ओलंपिक में डेब्यू किया था? ओलंपिक्स में हॉकी पहली बार कब खेला गया? राइट आंसर इज 1908 में हॉकी पहली बार ओलंपिक्स में खेला गया था। इंडिया ने ओलंपिक्स में हॉकी पहली बार कब खेला? इंडिया ने 1928 में पहली बार ओलंपिक्स में हॉकी खेला और पहली बार में ही गोल्ड मेडल लेकर आए। और इसमें सबसे ज्यादा गोल किसने मारे थे? मेजर ध्यानचंद जी के द्वारा सबसे ज्यादा गोल्ड यानी कि 14 गोल मारे गए थे। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कंट्री के द्वारा सबसे ज्यादा ओलंपिक में हॉकी में गोल्ड मेडल जीते गए हैं? इनमें से कौन सी कंट्री के द्वारा, अगर मैं मेंस हॉकी, पुरुष के हॉकी की बात करूं, सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल किस कंट्री के हैं? राइट आंसर इज इंडिया के हैं। सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल इंडिया के हैं। ध्यान रखिएगा, मैं टोटल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ गोल्ड मेडल की बात कर रहा हूं। तो राइट आंसर इज ए, इंडिया।
अगला क्वेश्चन, अब ये पूछ रहा है कि जब हॉकी का गेम होता है तो हॉकी की एक टीम में कितने प्लेयर खेलते हैं? जब हॉकी की गेम होती है तो एक साइड से कितने प्लेयर उतरते हैं ग्राउंड में? देखो 10 तो प्लेयर आपके ग्राउंड में एक टीम के खेल रहे होते हैं और एक उन्हीं टीम का गोलकीपर होता है। तो राइट आंसर इज 11। क्या आंसर होगा हमारा यहां पर? 11 करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आइए, जो हॉकी की बॉल होती है, जो व्हाइट कलर की टाइट सी हॉकी की बॉल होती है, अगर किसी को लग जाए ना बॉल तो वो बॉल हड्डी भी तोड़ देगी, हड्डी, ऐसा निशान पड़ जाता है, नील पड़ता है, नील, अगर किसी को लग जाए तो जो वो हॉकी की बॉल होती है, इन चारों में से हॉकी की बॉल की डायमीटर कितनी होती है? सर डायमीटर क्या होती है? जैसे मानो कि अगर ये एक सर्कल है, इस सर्कल की यहां से लेकर यहां तक जो टोटल दो एरिया वो जोड़ रही है, डायमीटर कितनी होती है ये बताइए मुझे। लेकिन डायमीटर का मतलब क्या होता है कि वो पॉइंट से बीच के सेंटर से ही टच होकर जाएगी तो डायमीटर कहलाएगी। तो डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल डायमीटर होता है। तो 2.81 से लेकर 2.94 इंचेस तक हॉकी की बॉल की डायमीटर होती है। राइट आंसर इज डी। कल मेरे किसी प्यारे भाई ने कहा था कि सर स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस करा दिया करो, तो अब हम ट्राई करेंगे कि हमारी क्लासेस में एक दिन छोड़ के या रोज कोई एक स्पोर्ट्स पकड़ लें और उस स्पोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चन सोल्व करें। ठीक है, ये हमारी हॉकी की बॉल है जिसकी डायमीटर लिखिए बेटा यहां पर कि 2.1 से लेकर 2.94, समझ गए, इंचेस। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से गोल मशीन किसे कहा जाता है? इनमें से देखो, हॉकी का जादूगर अलग टाइटल है, गोल मशीन यानी कि गोल मारने की मशीन, जैसे विराट कोहली को रन मशीन कहा जाता है कि विराट कोहली इतने रन मार देगा कि तुम सोच ही नहीं सकते। थोड़ा समय आजकल ठीक नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि पहली टेस्ट मैच में कोहली ने 100 मारी थी, है ना। ऐसा नहीं है कि कोहली फेल चल रहा है। राइट, तो राइट आंसर क्या होगा भैया? अगेन मेजर ध्यानचंद इज द करेक्ट आंसर। राइट आंसर इज ए, मेजर ध्यानचंद इज द करेक्ट आंसर। धनराज पिल्ले साहब बहुत बढ़िया हॉकी के प्लेयर है, लेकिन ध्यानचंद जी से बढ़िया प्लेयर इंडिया में, हॉकी इंडिया क्या वर्ल्ड में कहते हैं कि हॉकी का उनसे बढ़िया प्लेयर हुआ ही नहीं है कोई। तो राइट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन, हॉकी विश्व कप पहली बार किस वर्ष में आयोजित किया गया था? देखो, एक तो आपका ओलंपिक हो गया, ओलंपिक अलग चीज है, हॉकी वर्ल्ड कप अलग चीज है। यह कह रहा है कि हॉकी वर्ल्ड कप इन चारों में से पहली बार कब आयोजित किया गया? 68, 71, 75, 82। राइट आंसर इज 1971 में। राइट आंसर इज 1971 में। राइट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन आइए, इनमें से कौन सी जगह पे इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर पाया जाता है? इन चारों में से कौन सी जगह पे इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर पाया जाता है? जरा जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिए। सर लोजेन स्विट्जरलैंड में, सर लोजेन स्विट्जरलैंड में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर पाया जाता है। इनमें से कौन सी कंट्री ने पहला महिला हॉकी विश्व कप जीता? देखो, विश्व कप भी दो तरीके का हो रहा है, एक मेल यानी कि पुरुष हॉकी विश्व कप और एक महिला हॉकी विश्व कप। यह कह रहा है कि पहले उस देश का नाम बताओ जिन्होंने महिला हॉकी विश्व कप को जीता। राइट आंसर इज नेदरलैंड। राइट आंसर इज ए, नेदरलैंड्स इज द करेक्ट आंसर। देखो भैया जरा यहां पर देख लीजिए एक बार, वुमेन हॉकी का पहला वर्ल्ड कप 1974 में हुआ था, जो कि नेदरलैंड में हुआ था, और नेदरलैंड ने ही उसको जीता भी था। तो राइट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन, 1971 में पुरुष वर्ल्ड कप हुआ, 1974 में महिला वर्ल्ड कप हुआ। पुरुष वर्ल्ड कप जो पहला हुआ था 1971 में, इन चारों में से किसने जीता था? पहला पुरुष वर्ल्ड कप इन चारों में से किसके द्वारा जीता गया हॉकी का? राइट आंसर इज पाकिस्तान के द्वारा। 1971 में पाकिस्तान ने युद्ध तो हारा इंडिया से, लेकिन वर्ल्ड कप जीत गए। तो राइट आंसर इज बी। अब भैया जरा देख लो फटाफट से एक बार, ये हमारे जितने भी वर्ल्ड कप अभी तक हुए हैं उनको लेकर थोड़ी सी आपके सामने एक डिटेल है कि पहला वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीता, दूसरा नेदरलैंड ने,
फिर इंडिया ने वर्ल्ड कप पहली बार 1975 में जीता था, यह ध्यान रखेंगे बात। फिर पाकिस्तान, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर नेदरलैंड, फिर पाकिस्तान, फिर नेदरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम और उसके बाद जर्मनी ने। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान ने 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार पाकिस्तान ने जीता है, 4 बार। नेदरलैंड ने 1 बार, नेदरलैंड ने 2 बार, नेदरलैंड ने 3 बार। ऑस्ट्रेलिया ने 1 बार, ऑस्ट्रेलिया ने 2 बार, ऑस्ट्रेलिया ने 3 बार। इंडिया ने 1 बार, इंडिया ने 1 बार। दोबारा है क्या इंडिया? चलो कोई बात नहीं। तो पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा बार वर्ल्ड कप जीता है, पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा बार वर्ल्ड कप जीता है। समझ गए? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अब लास्ट के 10 क्वेश्चन नेशनल पार्क से हैं। नेशनल पार्क की रिवीजन कराऊंगा एक बार कि आप गलती से भूल ना जाओ, है ना, गलती से आप भूल ना जाओ। तो मैं वो टॉपिक आपको बार बार कवर कराता रहता हूं। इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है? इंडिया का और एशिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। किस राज्य में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क पाए जाते हैं? इन चारों में से किस राज्य में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क पाए जाते हैं? सर, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क्स पाए जाते हैं। राइट आंसर इज सी। इनमें से कौन सा नेशनल पार्क केंद्र शासित प्रदेश में या यूनियन टेरिटरी के अंदर पाया जाता है? इनमें से कौन सा नेशनल पार्क केंद्र शासित प्रदेश में या यूनियन टेरिटरी के अंदर पाया जाता है? साइलेंट वैली और पेरियार नेशनल पार्क, ये दोनों केरला में है। कहा है बेटा? ये दोनों केरला में है। ओरांग नेशनल पार्क असम में है। तो असम और केरला दोनों ही राज्य हैं। करेक्ट। नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क आपके अंडमान निकोबार के अंदर पाया जाता है। तो राइट आंसर इज ए। करेक्ट आंसर इज ए। सिमलीपाल नेशनल पार्क इन चारों में से कहां पाया जाता है? सिमलीपाल नेशनल पार्क इन चारों में से सर उड़ीसा के अंदर सिमलीपाल नेशनल पार्क पाया जाता है। समझ गए? अगला क्वेश्चन, सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन चारों में से कहां पाई जाती है? सर, छत्तीसगढ़ में सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पाई जाती है। तो राइट आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क इन चारों में से कहां पाया जाता है? सर, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क त्रिपुरा के अंदर पाया जाता है। राइट आंसर इज बी। त्रिपुरा इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, काली टाइगर रिजर्व, काली टाइगर रिजर्व इन चारों में से कहां पाया, काली टाइगर रिजर्व इन चारों में से कहां पाया जाता है? सर, का से कर्नाटका, का से काली, कर्नाटका में काली टाइगर रिजर्व पाया जाता है, जिसको अंशी नेशनल पार्क भी कहते हैं। इस काली टाइगर रिजर्व को अंशी नेशनल पार्क भी कहा जाता है, अंशी नेशनल पार्क भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। 48वां क्वेश्चन हमारा आपके सामने आ चुका है। कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो दुनिया का एक लौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो कि दुनिया का एक लौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, इन चारों में से किस राज्य में, मतलब इन चारों में से किस लेक पे ये कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क पाया जाता है? राइट आंसर इज लोकटक लेक पे, लोकटक झील पे जो कि मणिपुर में है, ये कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क पाया जाता है। राइट आंसर इज डी। अगला क्वेश्चन, पिन वैली नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क इन चारों में से कहां पाया जाता है? क्या पूछ रहा हूं मैं? पूछ रहा हूं कि पिन वैली नेशनल पार्क इन चारों में से कहां पाया जाता है? सर, पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के अंदर पाया जाता है। राइट आंसर इज सी। हिमाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर, हिमाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। साइलेंट वैली नेशनल पार्क इन चारों में से कहां पाया जाता है? ठीक है, अब आपने मुझे, जो बच्चा रिकॉर्डिंग देख रहा है या जो बच्चा लाइव देख रहा है,
आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपके 50 में से टोटल कितने मार्क्स आए हैं। आपके 50 में से टोटल कितने मार्क्स आए हैं। सर साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला के अंदर पाया जाता है। राइट आंसर इज बी। एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, रोज शाम को 6 बजे हमारी क्लास स्टार्ट होती है। मैं चाहता हूं कि सारे के सारे बच्चे 6 बजे आ जाएं, जिससे कि आप सारे के सारे बच्चे क्लास को लाइव देख पाओ। ऐसा नहीं ना कि 6:30 बजे क्लास को ज्वाइन किया तो पहले के 30 क्वेश्चन चले गए, आखिरी के देखे, फिर दोबारा देखनी पड़ रही है। 6 बजे क्लास में आ जाओ सारे के सारे, है ना। एक बार जो सारे के सारे बच्चे क्लास में आ चुके हैं, क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो, आपको लगा कि सर मेहनत कर रहे हैं, तो एक बार सारे के सारे बच्चे मेरे सामने क्लास को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और सारे के सारे स्टूडेंट्स जो दोनों काम बोल रहा हूं बिल्कुल फ्री हैं, लाइक कर दो बेटा वीडियो को एक बार। और सारे के सारे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ये जो अवार्ड मिला है ना भाई, ये अवार्ड हमारी फैमिली का है, रेलवे अड्डा फैमिली का अवार्ड है हमारा ये वाला, ठीक है। तो अगर आप इस फैमिली का पार्ट बनना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका एग्जाम पास हो और कहीं से आपको जुड़ाव आपका समझ में आए, तो एक बार सारे के सारे बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। इतना काम तो मेरे ख्याल से आप लोग कर सकते हो भाई, कोई बड़ी बात आपको नहीं बोल दी मैंने, ठीक है। इसके बाद आप में से जो बच्चा मेरे साथ जुड़ के, हमारी पूरी टीम के साथ जुड़ के एनटीपीसी के एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, आपने अगर अभी तक द्रोणाचार्य 1 2 3 4 5 अगर बैच नहीं लिया, अगर लिया है तो आपको नया बैच नहीं लेना। अगर आपने इन 5 में से कोई बैच नहीं लिया और आपका सपना है एनटीपीसी का एग्जाम पास करना, आप चाहे 12th वाला एनटीपीसी दे रहे हो या फिर आप ग्रेजुएट वाला एनटीपीसी दे रहे हो, तो मेरे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, इस बात को ध्यान रखना कि 12th और ग्रेजुएट दोनों के लिए हमने एक कोर्स प्लान किया है। हम इस कोर्स में आपको ग्रेजुएट लेवल की तैयारी कराएंगे। एक बार सिर्फ सुन के जाना, बैच लो या मत लो आपने बाद में डिसाइड करना है, ठीक है। हमने इस बैच को ग्रेजुएट लेवल के अकॉर्डिंग तैयार किया है, तो जिससे कि ग्रेजुएट और 12th हम दोनों इसी में कवर कर देंगे। और CBT 1 और CBT 2 दोनों का पूरा सिलेबस आपको इसमें कवर किया जाएगा। दोनों के लिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, जीके, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, रीजनिंग में वर्बल, नॉन वर्बल, मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक, एडवांस्ड, एवरीथिंग आपको मिलेगा। सिलेबस कवर करवाएंगे लाइव क्लास के अंदर, और हर लाइव क्लास की आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी और 12 महीने तक रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी। टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी प्रैक्टिस करने के लिए। इसमें CBT 1, CBT 2 और प्रीवियस ईयर पेपर और सब्जेक्ट वाइज आपकी इसमें टेस्ट सीरीज है। पढ़ने के लिए ई बुक्स हैं और देखने के लिए आपके पास VOD बैचेस है। इस बैच की फीस अभी थोड़ी सी कम कर दी गई है, क्योंकि डबल वैलिडिटी चल रही है महापैक पे। तो हमने कहा कि ऐसा है भाई कि डबल वैलिडिटी तो ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो ये बैच लेने वाला है उसके लिए फीस थोड़ी सी कम कर दो। आप जाएंगे adda247.com की वेबसाइट पे या जाएंगे एप्लीकेशन पे। जिन जिन बच्चों को क्लास की PDF चाहिए, सारे के सारे बच्चे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक लगा हुआ है और लाइव चैट के ऊपर एप्लीकेशन का लिंक लगा हुआ है। उस एप्लीकेशन के लिंक पे साहिल मदान लिखा होगा, उस पर क्लिक करोगे आपको डायरेक्टली मेरे ग्रुप में एंट्री मिलेगी। अगर आपके पास एप्लीकेशन है, अगर एप्लीकेशन नहीं है तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। और आपने बैच भी एप्लीकेशन से ही लेना है। क्या करना है आपको, आपने पहले जाना है हमारी एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के नीचे और आपकी लाइव चैट के ऊपर है, समझ गए। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, पहली बात तो ये है। उसके बाद आप जाएंगे रेलवे कैटेगरी में, फिर जाएंगे आप एनटीपीसी की फील्ड में। यहां पर आपको जाकर दिखेगा हमारा एनटीपीसी का ये वाला बैच, आप यहां पर क्लिक करेंगे। यहां पर क्लिक करने के बाद आपने क्या क्या मिलेगा, मैं सब कुछ ऑलरेडी बता चुका हूं आपको कि क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या नहीं मिल रहा है। तो यहां पर हमने बाय नाउ पे क्लिक करना है बेटा, और यहां पर आपने लगाना है डिस्काउंट कोड Y724। अप्लाई कर दोगे इसको, आपको सिर्फ 990 रुपए के आसपास ये बैच मिल जाएगा। सर कैसे मिलेगा जरा बताइए मुझे एक बार। जो कहने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना। पहले आपने एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो जिनके पास एप्लीकेशन नहीं है और उनको PDF भी चाहिए, तो मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, क्लिक करके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। पहला काम तो ये कर दो, ठीक है। दूसरा चीज, फिर एप्लीकेशन को ओपन करो, फिर आप रेलवे की कैटेगरी में जाओ। कहां जाओ, फिर आप रेलवे कैटेगरी में जाओ। रेलवे कैटेगरी में जाने के बाद आप स्टोर में जाओ।
स्टोर में जाने के बाद आपने एनटीपीसी का ये वाला बैच ओपन करना है। ये द्रोणाचार्य 6.0 हमारा बैच है। यहां पर आपने Y724 डिस्काउंट कोड लगाना है। ये कोड लगाते ही ये जो मेजरली आपको डिस्काउंट मिल रहा है वो डिस्काउंट इससे मिल रहा है, यहां तक आप लोग पहुंच जाओगे। हर बच्चे को एप्लीकेशन में कॉइन्स मिलते हैं, कॉइन्स, फ्री कॉइन्स मिलते हैं। आपने उन कॉइन्स को भी ऐड करना है। इन दोनों को अगर आप ऐड कर लेते हो तो आपको ये बैच पड़ेगा लगभग 990 रुपए के आसपास का। 990 रुपए, 1010 रुपए, 1000 रुपए का आपको बैच मिल जाएगा। क्योंकि जिनके पास एप्लीकेशन पुरानी है उनके पास ज्यादा कॉइन्स होंगे, जिनके पास एप्लीकेशन नहीं है उनके पास कम कॉइन्स होंगे। अगर आपको लगता है कि भाई आप मेरे पे ट्रस्ट करते हो, अगर आप मेरे पे विश्वास करते हो और आपका एक एनटीपीसी का बैच लेने की इच्छा है, और बैच तभी लेना, ये 1000 रुपए, 990 रुपए या 1100 रुपए जो भी है, तब खर्च करना जब आप ईमानदारी से सारी लाइव क्लासेस अटेंड करने के लिए तैयार हो। अगर कोई क्लास मिस कर जाए तो बैकलॉग में रिकॉर्डिंग वीडियो देखने के लिए तैयार हो। सारा टॉपिक वाइज पूरा का पूरा सिलेबस कवर करने के लिए तैयार हो। प्रीवियस ईयर पेपर्स, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स पढ़ने के लिए तैयार हो। यानी कि अपने अगर एग्जाम को लेकर सीरियस हो तो हमने सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए हमने बैच तैयार किया है। इस बैच में आपको CBT 1, CBT 2 की कंप्लीट तैयारी करवाऊंगा। 12th और ग्रेजुएट कोई भी एग्जाम भरा है, दोनों की तैयारी एक में हो जाएगी। बोलूंगा भी नहीं दूसरा कोई बैच लेने के लिए, अंडर ग्रेजुएट के लिए एक ही बैच ले, दोनों के लिए अलग अलग फीस नहीं देनी है। एक ही बैच हमने बहुत प्लान करके किया है। हम अगर चाहते तो 2 बैच निकाल सकते थे, लेकिन हमने मैनेजमेंट को क्लियरली बोला कि हमारे बच्चे हैं, इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, आप एक बैच निकालो और एक ही बैच में सब कुछ बच्चों को हम लोग देंगे। चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो लाइव क्लास हो, चाहे वो रिकॉर्डिंग क्लास हो, ऑलरेडी रिकॉर्डेड बैचेस हो या हमारे पास PDF हो, सब कुछ आपको एक ही बैच के अंदर मिलेगा। आपने एप्लीकेशन को ओपन करना है, आपने रेलवे कैटेगरी में जाना है, फिर आपने स्टोर में जाना है। स्टोर में जाकर आपको इस बैच में जाना है जो बैच 17 दिसंबर से चालू हो रहा है। 990 रुपए या 1000 रुपए के आसपास आपको बैच मिल जाएगा। आपने Y724 डिस्काउंट कोड लगाना है और आपने एक्स्ट्रा कॉइन्स लगाने हैं। मैं आपको एक बात आज ही वादा कर देता हूं कि जो बच्चा मेरा डिस्काउंट कोड लगाएगा, मेरे पास लिस्ट आएगी प्रॉपर कि किसने क्लास को चलते हुए चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया, किस बच्चे ने मेरा डिस्काउंट कोड लगा के बैच को लिया है कि नहीं लिया। हर फैकल्टी के पास एक लिस्ट आती है, और लिस्ट का मतलब होता है कि भाई देखो बच्चे ने आप पर विश्वास किया है, तो अब आपकी जिम्मेदारी है इस बच्चे को सब कुछ प्रोवाइड करने की टाइम से। चाहे वो लाइव क्लास हो, रिकॉर्डिंग क्लास हो, चाहे वो आपकी पेड क्लास हो, चाहे वो उसकी टेस्ट सीरीज हो, ई बुक हो, VOD बैच हो, कोई क्लास नहीं चल रही है तो क्यों नहीं चल रही है, ये सब कुछ करके। पहले ये बैच 1100 रुपए का था, आपके कहने पर मैंने इस बैच को और कम करवा दिया है। इससे कम बैच बेटा मैं नहीं करवा पाऊंगा, ये बिल्कुल लास्ट है, ठीक है। तो सारे के सारे बच्चे जो जो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, सारे के सारे बच्चे इस बैच को जाकर लीजिए। Y724 कोड लगेगा और एक्स्ट्रा कॉइन्स जरूर लगाइएगा मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए। अगर आपको अच्छी लगी हो हमारी ये वीडियो, हमारी ये क्लास, तो सारे के सारे बच्चे जाते जाते क्लास को लाइक करके जाइएगा और सारे के सारे स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। तो बहुत बहुत नमस्कार आप सबको। आज मैंने वादा किया है और आपको वादा कर रहा हूं, 12 दिसंबर 2024 के बाद से आपको ऐसा एक भी दिन नहीं आएगा कि जब आपको PDF नहीं मिलेगी, राइट। तो चलिए, जय हिंद, बाय बाय।